नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार विलोम शब्द हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, तथा इसके आगे देखेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, कहावतें किसे कहते हैं, किस प्रकार किसी भी काव्य के सौंदर्य के लिए ये आवश्यक होते हैं और मुहावरे तथा कहावतों में मूल अंतर क्या होते हैं, ये सब इस लेक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। पेपर 5 में आप जब जाएंगे तो पेपर 5 में जब व्याकरण वाला पार्ट होगा, व्याकरण वाला पार्ट, उसमें आप देखेंगे कि उसमें 10 क्वेश्चन आने हैं। व्याकरण संबंधी कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ पे आपको विलोम संबंधी 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। मतलब इनका वेटेज जरूर कम है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 से 4 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्कर में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि पूर्ण विलोम क्या होते हैं, अपूर्ण विलोम क्या होते हैं, या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है हिंदी का, ये इसमें आपको नहीं करके 8 से 9 नंबर या 8 नंबर तक का मार्क्स इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से विलोम शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब विलोम शब्द के पे आ जाओगे आप तो यहाँ पे देखिएगा कि वे शब्द, यहाँ पे आप देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप परिभाषा समझ गए होंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ या फिर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उन्हीं शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। आप दैनिक रूप से बहुत सारे ऐसे देखते होंगे जहाँ पे जैसे दिन हो गया तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात होती है। जैसे आप कहीं भी आप जाते हैं, इससे क्या होता है कि जैसे किसी ने बोला दिन है, आज दिन है, इसका विलोम क्या होगा या इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? तो इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि दिन का विपरीत क्या होगा? वो रात ही होगा। जैसे सुबह, तो सुबह, शाम। अगर कोई पाप है तो उसका दूसरा पार्ट या विपरीत अर्थ क्या होगा? पुण्य होगा। मतलब उसके 2 ऐसे अर्थ निकलते हो जो उस शब्द के एक विपरीत अर्थ की व्याख्या करता हो। जैसे कोई इंसान अगर पाप करता है तो अगर कोई अच्छा काम करेगा, मतलब पाप क्या होगा? वो बुरा कार्य होगा। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पुण्य बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे एक विपरीत अर्थ देने वाला या विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विलोम शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विलोम शब्द के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार दिए गए हैं। पहला जो होगा वो पूर्ण विलोम होगा और दूसरा जो होगा वो होगा अपूर्ण विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि पूर्ण विलोम क्या होता है, अपूर्ण विलोम क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि वे शब्द जो दिशा व स्तर की दृष्टि से बिल्कुल सटीक विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है पूर्ण विलोम शब्द। ठीक है, अब अपूर्ण विलोम क्या होते हैं कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध तो कराते हैं किंतु दिशा व स्तर की दृष्टि से क्या होते हैं? वो सटीक नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि दिशा या स्तर ये होता क्या है, इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दिशा है कि स्तर है, या किस तरीके से वो सटीक विपरीत अर्थ का बोध कराएंगे या दिशा व स्तर की दृष्टि से सटीक अर्थ का बोध नहीं कराएंगे। ये सारी चीज हम आगे समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मात्र है। ठीक है, अब मात्र है ये एक थोड़ा क्या है, तत्सम शब्द भी होगा। तो यहाँ पे जो इसका विलोम होगा वो उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम सिर्फ तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पितृ हो गया। अगर माँ है तो माँ क्या होगा? उसका बाप। इसका जैसे जिस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में होता है उसी तरीके का एक दिशा और स्तर एक डिसाइड होता है। उनका एक स्तर फिक्स कर दिया जाएगा कि इसका विलोम या तो ये ही होगा, इसके विपरीत नहीं हो सकता। जैसे माँ है तो माँ का विपरीत अपन पिता नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसमें अपन बोलचाल के भाषा में ऐसा ही कहा जाता है। जैसे मात्र हो गया तो पितृ ही होगा, उसका पूर्ण या अपूर्ण विलोम में जैसे पिता हो जाता है वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक दिशा व स्तर को डिसाइड किया जाता है। जैसे आप अपूर्ण विलोम में आएंगे, इसमें दिशा व स्तर की दृष्टि से ये सटीक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे ये मात्र लिखा है। ठीक है, पर यहाँ पे मात्र की जगह इसमें तद्भव शब्द का विलोम बता दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है? वो पिता हो गया है।
तो इस दृष्टि से देखेंगे कि दिशा व स्तर की दृष्टि से ये सटीक रूप से नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जैसे दिवा, तो दिवा का इसका अर्थ होता है दिन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर दिवा है तो यहाँ पे दिशा व स्तर का ध्यान ना रखते हुए यहाँ पे इन्होंने क्या विलोम दे दिया, वो दे दिया रात। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम समझ गए कि जहाँ पर दिशा व स्तर की दृष्टि से सटीक अर्थ बताते हैं वो होंगे पूर्ण विलोम, और जहाँ पर दिशा और स्तर की दृष्टि से पूर्ण सटीक अर्थ नहीं बताते हैं वो होते हैं अपूर्ण विलोम। अब यहाँ पे आप दिशा समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिशा क्या है, तो दिशा से तात्पर्य है कि विपरीत शब्द सामने की ओर उन्मुख हो। ठीक है, सामने की ओर उन्मुख होता है ना, और दिशा की दूरी में समानता होती है। तो यहाँ पे दिशा की बात की जा रही है, तो दिशा में क्या बताया जा रहा है कि पहली चीज जो होगी, जो उसका विपरीत शब्द होगा वो सामने की ओर उन्मुख होगा। ठीक है, सामने की ओर उन्मुख मतलब जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है अपनी विषुवत रेखा। ठीक है, ये हो गई अपनी विषुवत रेखा, है ना, यहाँ पे होगी मकर रेखा और यहाँ पे होगा कर्क रेखा। जब हम विपरीत रेखा इससे ऊपर जाते हैं या इससे नीचे आते हैं तो यहाँ से डिसाइड होती है अपनी मकर रेखा या कर्क रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दिशा की दृष्टि से जो कर्क रेखा का मुंह है वो किस तरफ उन्मुख है, वो उन्मुख है अपने विषुवत रेखा की तरफ। तो यहीं से क्या होता है, यहाँ पे जो इसका विपरीत अर्थ होगा वो किसकी ओर उन्मुख होगा, वो मकर रेखा की ओर उन्मुख है। तो यहाँ पे इसका विलोम क्या हो जाएगा, मकर रेखा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दूरी की समानता, तो जैसे 23.5 डिग्री में ये भी रहता है, 23.5 डिग्री में ये भी रहता है, इनमें भी एक डिस्टेंस होती है जो कि एक समान होती है ना। तो इस तरीके से हम क्या डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से ये दिशा का विलोम शब्द के अर्थ निकालने में आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्क रेखा तो ये मकर रेखा हो गया, पृथ्वी तो आकाश हो गया, अब जैसे आकाश तो पाताल हो गया। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, या तो उनकी दूरी में समानता पाई जाएगी, और दूसरी जो चीज़ होगा वो शब्द जो होगा, जो उसका विपरीत अर्थ होगा, वो उसके सामने की ओर उन्मुख होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि स्तर क्या होते हैं। स्तर, तो स्तर से तात्पर्य ये है कि जैसे आप आगे पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव भी पढ़ेंगे, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विलोम शब्द, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्तर कैसा है। ठीक है, तो तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्द के जो विलोम शब्द होंगे वो तत्सम का तत्सम ही होगा, तद्भव का तद्भव ही होगा, देशज का देशज ही होगा, और विदेशज का विदेशज ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप कभी भी तत्सम का तद्भव विलोम नहीं लिख सकते, देशज का विदेशज विलोम नहीं लिख सकते, या फिर तद्भव का तत्सम नहीं लिख सकते। तो इस तरीके का एक स्तर जो डिसाइड किया गया है, उसी स्तर के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, हम उनका विलोम शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ आवश्यक रूप से याद रखिएगा कि तत्सम का तत्सम ही होना चाहिए, तद्भव का तद्भव ही होना चाहिए, देशज का देशज ही, और विदेशज का विदेशज ही। जैसे आप देखेंगे एक चीज़ और कि यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय का विलोम जो होगा वो उपसर्ग या प्रत्यय ही होगा। ठीक है, जैसे आप कोई भी उपसर्ग शब्द बनाए हैं तो उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या होगा, वो विलोम शब्द उपसर्ग से ही होगा। या प्रत्यय जो बना है वो प्रत्यय कैसा होगा, वो क्या होगा, उसका विलोम शब्द वो प्रत्यय से ही बना होना चाहिए। अब देखिए आप कि जो तटस्थ शब्द होते हैं, मतलब जिनका अर्थ क्या होता है वो परिवर्तित नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो जो उनका विलोम शब्द होगा वो कैसा होगा, वो होगा नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक होगा। मतलब तटस्थ शब्दों का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा नकारात्मक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे रस, रस का क्या होगा, नीरस। योग का होगा क्या, वियोग। ठीक है, योग मतलब मिलना किसी दो चीज़ों का, वियोग मतलब उनका बिछड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी तटस्थ शब्द आएंगे उनका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो नकारात्मक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आप आगे देखेंगे कि अनेकार्थी शब्द का विलोम जो होगा वो एक ही निश्चित अर्थ के आधार पर ही स्पष्ट होगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द से आप देखेंगे कि एक ही शब्द के कई अनेक अर्थ निकलते हो। जैसे श्याम हो गया, तो श्याम का क्या होगा, श्वेत। ठीक है, श्याम मतलब काला रंग, उन्हें क्या बोला जाता है, काला।
और यहाँ पे श्वेत मतलब सफ़ेद रंग। ठीक है, तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द का विलोम प्रथम निश्चित अर्थ के आधार पर ही होना चाहिए। जैसे आप पक्ष के बारे में पढ़ते होंगे, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पे कृष्ण जी के भी कई विपरीत अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन क्या होगा, एक प्रथम निश्चित अर्थ जो बताता है उसी के आधार पर ही अनेकार्थी शब्द का, जैसे अनेकार्थी शब्द का जो विलोम होगा वो प्रथम निश्चित अर्थ के आधार पर ही आधारित होगा। तो कृष्ण का क्या होता है, जैसे आपने जनरली देखा होगा दिनचर्या में कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष बोला जाता है, तो उसी के आधार पर जो निश्चित अर्थ होगा वही डिसाइड करेगा कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ तक समझ गए। अब आप आगे देखेंगे कि जो उपसर्ग से विलोम बनेगा, आ, अन, निर या दुर से सामान्यतः विलोम शब्द बनते हैं। जैसे आप देखेंगे आदर में आदर कोई शब्द हो गया है, तो यहाँ पे जब हम इसका क्या लगाएंगे, यहाँ पे विलोम शब्द बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग लग जाएगा। तो निर प्लस आदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, निरादर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे विलोम शब्द बन गया, इसमें निर उपसर्ग लग गया। अनुपम में तो अनुपम का क्या हो जाएगा, निरुपम। ठीक है, तो जब भी आ, अन, निर, दुर ऐसे सामान्यतः जब भी कोई उपसर्ग वाले शब्द बनाए जाएंगे तो ये क्या होंगे, उपसर्ग के विलोम शब्द होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि किस किस तरीके से क्या क्या स्तर होगा, वो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द के प्रकार क्या होते हैं, दिशा और स्तर की दृष्टि से किस प्रकार हम विलोम शब्द को लिखते हैं, और क्या होगा, अनेकार्थी शब्द का विलोम कैसा होगा कि एक निश्चित अर्थ पर ही आधारित होगा, उपसर्ग से किस प्रकार से विलोम बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आपके विलोम शब्द बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो आगे का काम आपका ये रहेगा कि क्या होते हैं, हिंदी में कई हजारों लाखों ऐसे शब्द हैं जिनका क्या होगा, जिनका विलोम शब्द होता है या विलोम अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे विलोम शब्द नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि दिशा या स्तर की दृष्टि से अनेकार्थी शब्दों का, उपसर्ग की दृष्टि से पूर्ण अपूर्ण विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सामान्यतः रूप से बता दी गई हैं। तो ये आपका आगे का ये बनता है कि आप विलोम शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आपको डेफिनेशन के हिसाब से चीज़ें बताई ही दी गई हैं, बस आपको अब ये देखना है कि आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको क्या करनी है दोस्तों, आपको अधिक से अधिक क्या करनी है, प्रैक्टिस। आप अधिक से अधिक विलोम शब्दों को याद रखें और याद रखने के पश्चात उन्हें ऐसे दैनिक रूप से ध्यान दीजिए कि इसका क्या विलोम शब्द होगा, तो ही आप इनका परीक्षा में इनको कर सकते हैं। आप एक दिन में सारे विलोम शब्द कभी भी याद नहीं कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो विलोम शब्द का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर ही है और इतने ही शब्दों में समझाया जा सकता है। मैं और क्लास की तरह ये नहीं करूँगा कि मैं 4 से 5 क्लास में सिर्फ आपको विलोम शब्द ही पढ़ाऊँ, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे जो मतलब है, जो भी मतलब की बात कही गई है, वो आपको इन एक पेज में बता दी गई है कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। अब विलोम शब्द को याद करने का काम और आगे उसको परीक्षा में किस तरीके से याद करके करना है वो आपका काम है, तो वो चीज़ आप करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विलोम शब्द समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे कि मुहावरे और कहावत किसे कहते हैं। ठीक है, मुहावरे और कहावत किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये किसी भी लेख या व्याख्या में उपयोग में किए जाते हैं, किस प्रकार से इनका अधिक अर्थ देने वाले या ऐसे वाक्यांश जो बहुत ही ज़्यादा अर्थ में हमें ये बताते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है, और किस तरीके से किसी भी लेख या उपन्यास या फिर किसी भी गद्यांश में हम इसका उपयोग करके उसकी सौंदर्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो मुख्यतः इसी प्रकार से मुहावरे और कहावतों का प्रयोग होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं मुहावरे की, कहावत किसे कहते हैं या लोकोक्ति किसे कहते हैं ये जानेंगे, उसका क्या अर्थ निकलता है, किस प्रकार से वो किसी लेख में आवश्यक होती है, ये सारी चीज़ हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने बदलते स्वरूप में काम आते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 2 से 3 मुहावरे आपके आ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे अर्थ बताने को बोल दिया जाएगा कि इस मुहावरे का ये अर्थ क्या होगा, और उसका क्या किया जाएगा, उसका बोला जाएगा कि आप इसका क्या करिए, वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, तो वाक्यों में आपको प्रयोग करने को दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई विशेष अर्थ देने वाली किसी भाषा के गढ़े हुए रूढ़ शब्द या रूढ़ वाक्य। अब रूढ़ मतलब ये आप समझ रहे होंगे
कि जब भी किसी पुराने लोगों के द्वारा या फिर एक ऐसी रूढ़िवादिता बन जाती है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होगा, किसी भी वाक्य या किसी धर्म जाति या किसी भी चीज के प्रति जब एक ऐसा विश्वास सा प्रकट हो जाता है तो उन्हीं को कहा जाता है रूढ़ वाक्य। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक रूढ़ शब्द ये है कि गोरखा लोग बहुत ही शक्तिशाली, बलवान या मेहनती होते हैं, या आर्मी में उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, एक रूढ़ी बन गई है कि गोरखा बहुत आक्रामक होते हैं या फिर उनका बहुत ही बलशाली होते हैं, तो एक रूढ़िवादिता बन गई। तो इस तरीके से जब भी कोई रूढ़ शब्द या रूढ़ चला आता है लंबे समय से, या फिर उसका कोई एक ऐसा अर्थ निकलता है किसी भी भाषा के रूप में, तो वही कहला जाते हैं मुहावरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक डेफिनेशन के रूप में देखिएगा कि कोई विशेष अर्थ देने वाली किसी भाषा में गढ़े हुए रूढ़ वाक्य, वाक्यांश अथवा शब्द इत्यादि को क्या कहा जाता है, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ये इसका आपको 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इसकी एज इट इज डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सभी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या होगा, 9 2 11 होना। ठीक है, 9 2 11 होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक ये बन जाएगा, 9 2 11 होना क्या होता है, मतलब भाग जाना। ठीक है, तो इस तरीके से मुहावरे बनते हैं, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि मुहावरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से कोई मुहावरा बना, ये हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और मूल चीज क्या होती है कि मुहावरा जो होता है वो क्या होता है, वो एक वाक्यांश होता है। मतलब किसी भी वाक्य का क्या होगा, कोई सा अंश होगा, मतलब एक वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है, उसे पूर्ण वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि मुहावरा क्या होगा, किसी भी एक वाक्य का एक अंश होगा, है ना। वाक्यांश होने के कारण इसका प्रयोग एक वाक्य में ही होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी वाक्यांश है, आप उसका अर्थ तो बता देंगे, लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे कि मुहावरा जो होगा वो एक वाक्यांश होगा, और वाक्यांश होने के कारण इसका जो प्रयोग होता है वो एक वाक्य में ही होता है। ठीक है, मुहावरों में क्या होता है, पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं। मतलब जैसे क्या हुआ, कोई भी एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, वहां पे कोई भी एग्जाम्पल हो गया, तो उस एग्जाम्पल को जो आप लिखेंगे तो उसमें उस शब्द का, जैसे मान लो किसी भी मुहावरे में पानी आ गया, ठीक है, पानी आ गया, अब पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल होता है। लेकिन उस मुहावरे में आप जल नहीं लिख सकते। अगर जल लिखेंगे तो वो उसका अर्थ तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वो मुहावरे के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जो मुहावरा बनता है वो एक रूढ़ शब्द होता है, वो किसी भाषा का रूढ़ होके बना हुआ शब्द है। ठीक है, बना हुआ मुहावरा है, उन्हें ही कहा जाता है। तो आप मुहावरों में पर्यायवाची शब्द बनाकर उसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे मुहावरा क्या हो गया, मुहावरे का सीधा शब्दार्थ नहीं होता है। मतलब जैसे आप लोग क्या बोलेंगे, 9 2 11 होना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो आप ये नहीं लिख सकते कि वह आदमी 9 2 11 हो गया। मतलब किसी भी शब्द का उसी का अर्थ निकाल के लिख देना वो नहीं होता है। जैसे आप कोई सा भी एक मुहावरा लेंगे तो उसका कोई अलग ही अर्थ निकलेगा, उसका शब्दार्थ नहीं लिख सकते। जैसे आग बुलबुला होना, मतलब आप अगर ये बोले आग बुलबुला होना, मतलब तो आप इसका शब्दार्थ नहीं निकाल सकते हैं कि वह आदमी आग से बुलबुला हो गया। ठीक है, उसका एक अर्थ निकलता है। तो आप दिए गए शब्दों का अर्थ निकालकर उसका वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि मुहावरे जो होंगे वो सीधा शब्दार्थ वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो मुहावरे होंगे वो जनरली गद्य में होते हैं, मतलब गद्य में ही होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि मुहावरे गद्य में ही पाए जाते हैं। किसी भी लेख उपन्यास में मुहावरों के द्वारा या उसी पे गद्यांश में लिखे जाते हैं। अब मुहावरे जो होते हैं वो भाषा व साहित्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी लेख या व्याख्या लिखते हैं तो उसमें जब आप मुहावरे के रूप में अगर लिखेंगे, उसका अर्थ स्पष्ट ना करके एक मुहावरा लिख दिए, तो किसी भी साहित्य रचना में वो एक चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मुहावरे बहुत उपयोगी भी हो जाते हैं। अब क्या होते हैं, मुहावरे जो होते हैं वो एक गहन विचार में समाहित होते हैं। मतलब ये चीज याद रखिएगा कि जो मुहावरे बनेंगे या बनते हैं या किसी भी रूढ़ भाषा से आकर बनते हैं, तो वो एक गहन विचार के रूप में बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उठा बोला और वो मुहावरा बन गया। बहुत ही लंबे समय तक वो शब्द चला आता है, उसके बाद वो रूढ़ हो जाता है। उसके बाद ये है कि पूरे जनमानस के द्वारा अगर वो शब्द बोला जाता है तो उसका अर्थ सभी के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि इस पे क्या होगा, इसका अर्थ यही निकलेगा। तो ये क्या होगा, मुहावरे जो होते हैं वो एक गहन विचार पे ही समाहित होते हैं।
और मुहावरे जो होते हैं वो कथन को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोई लेख लिखें, वहाँ पे कोई ऐसा एक मुहावरा लिख देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपकी भाषा जो है वो क्या है, प्रभावशाली है, आपको भाषा का ज्ञान है, आपको भाषा में स्पष्टता है, और लेख को सौंदर्य बनाते हुए वो क्या करता है, वो कथन को प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। यहाँ पे आपको मुहावरे की 3 विशेषताएं पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुहावरे की 3 विशेषताएं, यहाँ पे आप 3 मार्कर के रूप में 3 विशेषताएं आराम से बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको 3 पे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। और अब जो पहला है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और ये चौथा पांचवा, ये जो होंगे ये बहुत ही अच्छे वो विशेषताएं हैं, और इनका आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको 3 पे 3 मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया आंखों में खून उतरना। ठीक है, एमपीपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के रूप में। बस आपको इतना लिख देगा कि आंखों में खून उतरना, तो आप यहाँ पे उसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। मतलब क्या हो गया, क्रोध आ जाना। ठीक है, इससे अर्थ क्या स्पष्ट होता है कि आंखों में खून उतरना, तो उससे अर्थ क्या होगा, क्रोध आ जाना। अब इसका वाक्य में लगा लेंगे उपयोग। अब वाक्य का उपयोग आप बच्चों की तरह मत लिखिएगा कि राम ने सुरेश को देखकर आंख से खून उतर आया। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल अब नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो स्पष्टता नहीं लाते हैं। थोड़ा सा क्या है, मुहावरे जो भाषा की या फिर कथन को प्रभावशाली बनाते हैं, तो आपको उस तरीके से कथनों का उपयोग करना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे कि लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों को देखकर उनके प्रति क्या होता है, आंखों में खून उतर आता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि भाषा में प्रभावशाली बनाएंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत होगा। जैसे कमर कसना, या कमर कसना मतलब इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा कि तैयार होने की बात की जा रही है, मतलब किसी चीज़ के लिए या किसी लक्ष्य के प्रति तैयार होने की बात की जा रही है। तो वाक्य क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अब कमर कस लेना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 19 जून को पेपर हो चुका है ना। लोग अभी भी कट ऑफ को लेके या फिर अपने बॉर्डर होने को लेके बहुत ही चिंतित हैं। तो अब देखिए, अब उस चीज़ पे कुछ नहीं किया जा सकता है ना। अब लोगों ने क्या किया, इन्हीं सब के चक्कर में 1 महीना हो चुका है ना, 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है, लोगों ने अभी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करना स्टार्ट नहीं की है। तो वो क्या हो गए हैं, वो और व्यक्तियों से जो अच्छे नंबर आ रहे हैं उनसे पीछे चल रहे हैं 1 महीने। तो अब उनके लिए एक ऐसा समय है कि उनको एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अब कमर कस लेना चाहिए। तो इस तरीके से उसका वाक्यों का सही प्रयोग हो जाएगा और यहाँ पे उसका अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि मुहावरे क्या होते हैं, उनका किस प्रकार से अर्थ में प्रयोग करना है, मुहावरे की सही डेफिनेशन क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं मुहावरे में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। अब एक आती है कहावत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कहावत क्या होती है। कहावत को ही दोस्तों लोकोक्ति कहा जाता है, मतलब लोक धन उक्ति। अब लोकोक्ति क्या होती है कि लोगों के द्वारा एक ऐसी उक्ति बनाई गई या ऐसा एक कथन बनाया गया जो आगे चलकर एक लोकोक्ति के रूप में या फिर एक कहावत के रूप में चर्चित हो गई, और इसी के लिए यह भाषा में क्या हो गया, साहित्य व सौंदर्य के लिए चमत्कार उत्पन्न करने लगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कहावत और लोकोक्ति उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे आप अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जैसे 3 मार्कर के रूप में आप अगर लिखने जाएंगे, तो एक डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसे वाक्य जो भाषा व साहित्य में सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें कहावत व लोकोक्ति कहा जाता है। कहावत अथवा, यहाँ पे अथवा लिख लीजिएगा, कहावत अथवा लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे लोक प्लस उक्ति, ऐसी उक्ति या कथन जो जनजीवन में प्रचलित हो गई हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण के रूप में समझेंगे कि 1 म्यान में 2 तलवार, ये एक लोकोक्ति है। इस तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और उसका एक वाक्य के रूप में एक अर्थ निकलता है जो अपने ही आप में क्या होता है, अपने ही आप में पूर्ण रूप से पूर्ण होगा, है ना। अब क्या देखेंगे आप कि हमने मुहावरों की विशेषताएं देख ली। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि कहावत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से कहावत जो है वो मुहावरे से अलग है। क्या रीज़न था ऐसा कि मुहावरे और कहावत अलग अलग बनाए गए, क्योंकि है तो दोनों ही रूढ़ शब्द या रूढ़ वाक्य, लेकिन फिर भी मुहावरे को अलग क्यों किया गया, लोकोक्ति को अलग क्यों किया गया, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे एक चीज़ और जानिएगा कि जो मुहावरे होते हैं और कहावत होती है,
मुहावरे और कहावतें दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनमें अंतर स्पष्ट करने को पूछ लिया जाएगा आपसे 3 मार्कर में। ठीक है, 3 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इनके 3-3 अंतर लिखने पड़ेंगे, है ना। 3-3 अंतर लिखेंगे आप, तो वहाँ से आपको 3 मार्क्स मिलने के रहेगा। तो अंतर जो होगा वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि कहावत के क्या या फिर लोकोक्ति की क्या विशेषताएं हैं, और इन दोनों को जो आप मुहावरे और कहावतें पढ़ लेंगे तो दोनों में अंतर देखिएगा और ऐसे अंतर लिखिएगा जो आप स्पष्ट रूप से उन्हें लिख सकें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहावत होती क्या है। जो कहावत होती है वो एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। मतलब पहली विशेषता क्या हो गई दोस्तों कि ये पूर्ण वाक्य के रूप में होगी। अपना जो मुहावरा था वो क्या था, वो एक वाक्यांश था, ठीक है, किसी वाक्य का अंश था। लेकिन कहावत जो होती है वो एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती है, मतलब वो एक पूर्ण अर्थ ही बताएगी, है ना। चूंकि यह एक वाक्य में होती है ना। जो जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक म्यान में 2 तलवार, ये अपने ही आप में एक पूर्ण वाक्य हो गया है, ठीक है। इस पे कुछ भी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होंगी, तो ये क्या होगा, ये एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, चूंकि यह एक वाक्य है इसलिए इसका प्रयोग वाक्यों में होता है, ये 2 वाक्यों में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे कोई ऐसी लोकोक्ति लिखी जो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। जब भी आप उसका एक अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के पश्चात उसका जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तो उसका जब वाक्यों में प्रयोग होगा वो क्या होगा, वो 2 वाक्यों में प्रयोग होगा, मतलब मिनिमम 2 वाक्य तो होंगे ही। अब तीसरा अर्थ लिखिएगा कि कहावत जो होती है वो क्या होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनका कोई प्रमाण होता है कि किस तरीके से ये कहावत बनी, कहाँ पर रह के ऐसा एग्जाम्पल आया या कैसे रूढ़ शब्द आकर ये बने कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कहावत का रूप धारण कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो कहावतें होती हैं वो घटना व तथ्य के आधार पर ही बनती हैं। जैसे पुरातन काल में या प्राचीन काल में कोई भी ऐसी घटना हुई होगी, तो उसी तथ्यों के आधार पर या उसी घटना के आधार पर जब लोगों ने ये उसके प्रति या उसके लिए एक ऐसा शब्द उपयोग किया जाने लगा जो उस अर्थ का स्पष्ट कराते हैं, उस अर्थ को स्पष्टता रूप से दर्शाते हैं, वही आगे चलकर क्या बन गया, कहावत हो गया। तो जो कहावत होती है वो क्या होगी, वो घटना या तथ्य के आधार पर ही बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कि मुहावरे जो होते हैं वो गद्य पर ही होते हैं, लेकिन जो कहावतें होती हैं वो क्या होता है, वो गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य ये दोनों में ही होते हैं, ठीक है। गद्य और पद्य में दोनों में ही बनते हैं, है ना। तो दोनों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लिए कि उदाहरण दिया है, 1 अनार और 100 बीमार, ठीक है। अब 1 अनार और 100 बीमार, जैसे आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा कि जैसे जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको अनार खिलाने, खून की कमी हो जाती है तो अनार खिलाने के लिए बोलते हैं। पर जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब 100 लोग बीमार पड़ गए, लेकिन क्या होता है, अनार तो एक ही है, अब किसे दें, क्या करें। तो इससे एक आप जब सोचेंगे, जब इस पर गहन विचार करेंगे, तो इससे एक अर्थ निकलता है कि ये बना क्यों, ये बना तो उसका एक अर्थ निकला, ये एक वाक्य में उपयोग हो गया, पर इसका अर्थ निकल क्या रहा है, ये बना क्यों होगा, किस तरीके से ये आम बोलचाल की भाषा में आई, मतलब क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे, या कौन सी घटना या तथ्य रहा होगा जिसके वजह से ये बना। तो जब आप इस पर सोचेंगे तो आप जानेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा हैं, मतलब क्या होगा कि मांग ज़्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है। अनार तो एक ही है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पूर्ति तो कम है लेकिन मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, कम पूर्ति और मांग ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप उसका अर्थ निकाल के यहाँ पे आप उसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से आप आराम से वाक्यों में प्रयोग करके इसमें 3 नंबर या 2 नंबर का जो भी नंबर होंगे ये आप आराम से गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मुहावरा क्या होता है, कहावतें क्या होती हैं और कहावतों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमने आपको बता दिया कि मुहावरे वाक्यांश के रूप में होते हैं लेकिन कहावत पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वो गद्य में उपयोग किए जाते हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि वो एक वाक्य, जब उनका वाक्यों में प्रयोग होगा तो एक वाक्य में पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन इसका जब वाक्यों में प्रयोग होगा तो ये 2 वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये जो कहावतें होंगी वो घटना और तथ्य पर आधारित होती हैं। तो इस तरीके से आप उसकी आराम से विशेषताएं लिख सकते हैं, मुहावरे की भी और किसकी, कहावत की भी। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि मुहावरे और कहावत में सीधे सीधे अंतर बताए गए हैं। यहाँ पे आपको 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अंतर एक स्पष्ट कर लेते हैं। आपको फिर से आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि कहावत क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग एक वाक्य में होता है जबकि कहावत का प्रयोग 2 वाक्यों में होता है।
मुहावरे का शब्दार्थ नहीं निकलता है, जबकि कहावतों का सीधा अर्थ निकलता है। तो ये यहाँ पे 3 स्पष्ट अंतर आपको बता दिए गए। आप 3 स्पष्ट अंतर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चौथा देख लीजिएगा, गद्य जो मुहावरे होते हैं वो गद्य में होते हैं, जबकि कहावत जो होती है वो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। ठीक है, मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि कहावत क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 अंतर बता दिया गया है। 5 अंतर के रूप में आप मुहावरे और कहावतों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुहावरे और कहावत को पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका क्या अर्थ निकालेंगे कि अर्थ क्या बनते हैं। अर्थ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को समस्या आती है कि इसका अर्थ कैसे निकालें। बहुत लोग को जब एक सही समझ नहीं होती है तो वो उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, जिससे क्या होता है आप गलत अर्थ निकालकर उसका गलत वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। मतलब आप या तो आप अर्थ गलत निकालें, लेकिन वाक्यों में, क्योंकि वाक्यों में तो मुहावरे या कहावत का ही प्रयोग करना है, तो एक मतलब ऐसा लगता है कि आपने उसको मुहावरे को उधर फिट कर दिया है, उसका एक शाब्दिक अर्थ या शाब्दार्थ नहीं निकल पाता है, जिससे क्या होता है आपको सही नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे आपको अर्थ लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको समझें। अब ये कैसे हो पाएगा, तो जब आप अधिक से अधिक मुहावरे पढ़ेंगे या अधिक से अधिक कहावत पढ़ेंगे तो आपको उसका अंतर समझ में आने लगेगा। जनरली क्या है, 600 से 700 ऐसे मुहावरे और कहावतें हैं जिनका अर्थ आ सकता है, उन्हीं के अंतर्गत ही आता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप मुहावरे और कहावत पढ़िए और उनका अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए। इतना ही है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत समय लगता है। मैं आपको अगर सेम चीज़ कराऊँ, मुहावरे लिखवाऊँ, कहावत लिखवाऊँ, फिर उसका अर्थ बता के वाक्यों में प्रयोग करूँ, तो ये होगा वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका कुछ भी वो नहीं होगा। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, 3 मार्कर के रूप में आप पर्याप्त रूप से लिख सकते हैं। बाकी जो आगे मेहनत करनी है अर्थ निकाल के उसका वाक्य में प्रयोग करने की, वो आपको ही करनी है। और यहाँ पे आप फिर इस चैप्टर में इतना ही पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं जा सकता है। तो बस आप यहाँ पे आप मुहावरे और कहावतों की प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक उनका अर्थ निकालकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और मुख्य परीक्षा में जो भी कहावत या फिर मुहावरा आए वो आप उसको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। विलोम शब्द और मुहावरे और कहावत यहाँ पे आपको पढ़ा दी गई है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में हम हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपका ये पूरा व्याकरण का चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद।